तो देखो आपको कल बताया था प्रसामान्य उपसमूह बताया था ना। प्रसामान्य उपसमूह की परिभाषा आपको याद हुई कि नहीं हुई? देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा जी क्या है, एक ग्रुप है, एच क्या है, इसका एक उपसमूह है, जी समूह है, एच क्या है, इसका उपसमूह है। तो यदि फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी और एच बिलोंग इन एच के लिए एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच दिखा दें तो एच क्या होता है, प्रसामान्य उपसमूह कहलाता है। ठीक है। फिर दूसरी परिभाषा क्या बताए थे कि यदि एक्स इनवर्स सबसेट दिखा दें एच, तब भी एच क्या हो जाता है, जी का प्रसामान्य उपसमूह कहलाता है। कल फिर एक थ्योरम प्रूफ किए थे कि एक्स इनवर्स बराबर एच सिद्ध कर दो तब भी एच क्या कहलाएगा, प्रसामान्य उपसमूह कहलाएगा। फिर ये भी दिखाया कि कोई जी का एक प्रसामान्य सब ग्रुप है या उपसमूह एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है यदि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो। ईच लेफ्ट कोसेट किसके बराबर हो, राइट कोसेट के बराबर हो। अब हम ये सिद्ध करने वाले हैं कि किसी समूह जी का एक उपसमूह एच प्रसामान्य उपसमूह कहलाएगा यदि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लाई एक राइट कोसेट हो। यदि मान लो एच एक्स और एच वाई दो राइट कोसेट हैं, या एच ए और एच बी दो राइट कोसेट हैं, तो एच ए बी भी एक राइट कोसेट हो, तो ऐसी कंडीशन में यह उपसमूह एच जी का क्या कहलाएगा, प्रसामान्य उपसमूह कहलाएगा। ठीक है। लेकिन पीछे एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि दो राइट कोसेट या तो विसंगी होते हैं या कि सर्वसम, विसंगी होते हैं या कि सर्वसम। जैसे विसंगी होते हैं कि सर्वसम का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो दो राइट कोसेट की बात करें, जी एक ग्रुप जी यहाँ पे है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, एच क्या है, एक इसका उपसमूह है 1 - 1। तो दो हम राइट कोसेट की बात करें तो एक राइट कोसेट लेते हैं H1, तो H1 के एलिमेंट क्या होंगे, 1 के आगे 1 का गुणा -1 के आगे 1 का गुणा, तो H1 इज इक्वल टू क्या हुआ 1 - 1। दूसरा H -1 कर दोगे तो क्या आएगा, यही आएगा 1 × -1 × -1, तो H -1 की वैल्यू क्या होगी -1 और 1। H आयोटा की वैल्यू करोगे, आयोटा का गुणा कर दो दोनों के साथ, तो 1 × आयोटा -1 × आयोटा, तो H आयोटा, तो H आयोटा माइनस आयोटा, H माइनस आयोटा करोगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा और आयोटा आएगा। तो 4 राइट कोसेट बन गए, एक राइट कोसेट ये है, एक राइट कोसेट ये है, एक राइट कोसेट ये है। तो दो राइट कोसेट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो इन दोनों पर विचार करते हैं, इस पर H1 पर, H1 ये आया, इसके H1 का एलिमेंट है, तो 1 - 1 आया, H -1 में वही, तो सेम एलिमेंट दोनों में है, 1 इसमें है तो इसमें भी 1 है, -1 है इसमें तो -1 है, तो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं। लेकिन यदि हम इसकी H1 और H आयोटा की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आयोटा माइनस आयोटा, यहाँ 1 - 1, तो कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है कि मिल रहा है, अवयव कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो यदि मान लो कोई उभयनिष्ठ मिलेंगे तो सब अवयव मिलेंगे और नहीं मिले तो कोई अवयव नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये कहना क्या चाहते हैं इसके माध्यम, सुनो अच्छे से, हम मेन पॉइंट में आते हैं कि यदि हम ये दिखा दें कि H1 में कोई एलिमेंट 1 बिलोंग इन H1 है, तो ये भी दिखा दें कि 1 बिलोंग इन H आयोटा, तो इसका मतलब H1 और H आयोटा क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट मिल रहा है तो सब एलिमेंट मिलेंगे, एक एलिमेंट मिल रहा है तो सब एलिमेंट, तो इसका मतलब ये दोनों राइट कोसेट क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। पर ऐसा तो है नहीं, यहाँ 1 बिलोंग इन H1 तो है, 1 बिलोंग इन 1, लेकिन 1 डज नॉट बिलोंग्स टू H आयोटा है, कहाँ है, इसमें है ही नहीं 1। ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं कहलाएंगे, दोनों क्या कहलाएंगे, विसंगी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सर्वसम नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, विसंगी। यदि एक अवयव दोनों में शामिल है तो इसका मतलब उस समय पहले राइट कोसेट के सभी एलिमेंट दूसरे में होंगे। एक अवयव भी दिखा दिए कि यदि एक अवयव H1 में है तो इसका मतलब H1 के सब अवयव H2 में होंगे। ठीक है। मान लो A बिलोंग इन हम क्या दिखा दिए, A बिलोंग इन HA दिखा दिए, और ये भी दिखा दिए कि A बिलोंग इन HB, तो इसका मतलब HA और HB क्या है, आइडेंटिकल, सर्वसम है कि विसंगी, A में है सर, हाँ A HA में भी है और A HB में भी है, हाँ तो है सर, क्या है, सर्वसम। क्यों? क्योंकि हम दो राइट कोसेट के बारे में ये जानते हैं कि मिलेंगे तो सब एलिमेंट मिलेंगे, आधा अधूरा नहीं मिलते, अगर नहीं मिले तो कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा कॉमन। ठीक है। तो देखो हम H1 की बात करें या H आयोटा, कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, इसमें 1 - 1 है, इसमें आयोटा है, तो कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है,
तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो H1 में भी हो या आयोटा में भी हो। लेकिन यदि हम देखते हैं कि H आयोटा H माइनस आयोटा में, तो आयोटा बिलोंग इन क्या है H, हाँ, और माइनस आयोटा बिलोंग इन H माइनस आयोटा भी है। तो ये दोनों क्या है, सर्वसम है, दोनों सर्वसम है। तो यदि किसी हालत में यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो जाएं कि एक एलिमेंट HA में है, या मान लो एक राइट कोसेट है HA, दूसरा राइट कोसेट है HB, तो यदि हम ये दिखा दिए कि ये एलिमेंट HA में भी है, ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट HB, A बिलोंग इन HA है या ये बिलोंग इन HB है, तो HA या HB क्या कहलाएंगे फिर, सर्वसम। क्या कहलाएंगे, सर्वसम। एक भी एलिमेंट दिखा दोगे तो सर्वसम हो जाएंगे, क्योंकि हम दो राइट कोसेट के बारे में क्या जानते हैं, या तो विसंगी होंगे या कि सर्वसम होंगे। तो एक एलिमेंट मिल रहा तो सब एलिमेंट मिलेंगे, है ना, तो इसी की यहाँ जरूरत रहेगी। यहाँ पे देखो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट यदि हो जाए तो H क्या होगा, H जो उप समूह है वो प्रसामान्य उप समूह हो जाएगा। ये थ्योरम हम सिद्ध करना चाहते हैं, किसी समूह G का उप समूह H प्रसामान्य उप समूह होगा यदि और केवल यदि दो राइट कोसेट, दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय हो, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो, दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय हो। ठीक है, तो ये थ्योरम हम बताना चाह रहे हैं। इसको प्रूव करने के लिए इसकी थोड़ा सा भूमिका बताए। अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन यदि एक राइट कोसेट है, दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल यदि एक दक्षिण सहसमुच्चय है, तो वह उप समूह क्या हो जाएगा, प्रसामान्य उप समूह हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट। पीछे प्रसामान्य उप समूह की परिभाषा बताई गई है और दो थ्योरम प्रूव की गई हैं। अब देखो तीसरी थ्योरम, तीसरी थ्योरम है प्रसामान्य उप समूह की थ्योरम। तीसरी, दो किसी समूह G का, किसी समूह G का उप समूह H G का प्रसामान्य उप समूह, प्रसामान्य उप समूह होगा, उप समूह होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि दो दक्षिण सहसमुच्चय, दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणनफल, समुच्चयों का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय हो, सह समुच्चय हो। किसी समूह G का उप समूह H G का प्रसामान्य उप समूह होगा यदि और केवल यदि दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय हो, दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय हो। ठीक है, तब आवश्यक प्रतिबंध है। तो पहले हम क्या मानकर चलेंगे कि H G का प्रसामान्य उप समूह है, तो सिद्ध करेंगे कि दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध में नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो माना H समूह G का, G का एक प्रसामान्य उप समूह है, प्रसामान्य उप समूह है। माना H समूह G का एक प्रसामान्य उप समूह है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि दो दक्षिण सहसमुच्चयों का,
दो दक्षिण सह समुच्चयों का गुणनफल एक दक्षिण सह समुच्चय है। एक दक्षिण सह समुच्चय है। दो दक्षिण सह समुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सह समुच्चय है। ठीक है। तो माना ए बिलोंगिंग जी और बी बिलोंगिंग जी, तो एच ए व एच बी दो दक्षिण सह समुच्चय होंगे। दक्षिण सह समुच्चय होंगे। माना ए बिलोंगिंग जी और बी बिलोंगिंग जी, तो एच ए और एच बी दो दक्षिण सह समुच्चय होंगे। तब एच ए गुणे एच ई, एच ए गुणे एच बी पर विचार करते हैं कि दो दक्षिण सह समुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सह समुच्चय है कि नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, एच और इसको बी। अब एच को क्या मानकर चले हैं, सुनो, एच को हम क्या मानकर चले हैं, प्रसामान्य उप समूह मानकर चले हैं। तो दूसरी थ्योरम जो पढ़े हैं कि एक प्रत्येक वाम सह समुच्चय दक्षिण सह समुच्चय के बराबर होगा। यदि एच प्रसामान्य उप समूह है तो प्रत्येक वाम सह समुच्चय दक्षिण सह समुच्चय के बराबर होगा। तो हम एच को क्या लिख सकते हैं, एच को लिख सकते हैं एच ए, ये वाम सह समुच्चय है ना, तो दक्षिण सह समुच्चय के बराबर होगा। कल थ्योरम बताए तो दूसरी वाली, यदि किसी समूह जी का उप समूह एच प्रसामान्य उप समूह होता है यदि और केवल यदि प्रत्येक वाम सह समुच्चय दक्षिण सह समुच्चय के बराबर हो। तो हम मान कर क्या चले हैं, यहाँ एच को जी का प्रसामान्य उप समूह मान कर चले हैं, तो प्रसामान्य उप समूह की कंडीशन फॉलो होगी यहाँ। तो जहाँ एच है तो वहाँ क्या लिख सकते हैं, एच ए, क्या लिख सकते हैं, एच ए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको एच तो लिखे रहोगे और यहाँ लिख दोगे एच ए और ये बी, क्योंकि एच जी का प्रसामान्य उप समूह है, इसलिए प्रत्येक वाम सह समुच्चय एक दक्षिण सह समुच्चय होगा। एक दक्षिण सह समुच्चय होगा। इसलिए हम एच के स्थान पे एच ए लिख दिए। इसको क्या लिख सकते हैं, एच ए बी। ठीक है। अब ये एक थ्योरम पीछे पढ़े हैं कि यदि एच जी का उप समूह हो तो एच एच बराबर एच होता है। पीछे थ्योरम किए, एच एच बराबर एच होता है। तो जब प्रसामान्य उप समूह है एच, तब समूह तो होबे करेगा। जो हायर सेकेंडरी किया है तो 10वीं तो पढ़ाई होगा कि नहीं। तो जो प्रसामान्य उप समूह है तो उप समूह होबे करेगा, तो उप समूह की कंडीशन फॉलो अवश्य होगी। इसलिए एच एच बराबर क्या लिख देंगे, एच। तो डबल एच के स्थान पे एक एच से काम हो जाएगा, है ना। अब देखो ए और बी क्या है, जी के अवयव है, और जी क्या है, समूह है। और समूह में संबरक नियम का पालन होगा कि नहीं होगा। तो जब ए बी का जी का अवयव है, बी जी का अवयव है, तो ए और बी का गुणनफल भी क्या होगा, जी का। जब ए जी का अवयव है, बी जी का अवयव है और जी समूह है, तो ए संबरक नियम से क्या होगा, ए गुणे बी भी जी का अवयव होगा कि नहीं होगा। तो ए गुणे बी जब जी का अवयव होगा तो एच ए बी राइट क्वोशिएंट नहीं हो गया। ए और बी जब जी का अवयव हो गया तो एच ए बी क्या होगा, दक्षिण सह समुच्चय। तो दो दक्षिण सह समुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सह समुच्चयात हो गया। यहाँ रीजन क्या लिखोगे इसका कि ए बिलोंगिंग जी और बी बिलोंगिंग जी, तो इम्प्लाइज ए बी बिलोंगिंग जी, जी में संबरक नियम से, जी में संबरक नियम से, इसलिए एच ए बी दक्षिण सह समुच्चय है, दक्षिण सह समुच्चय है।
दो राइट कोसेट, दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय आ गया। कब आया? जब H को हम प्रसमान उपसमूह मानकर चले। जब H को हम प्रसमान उपसमूह मानकर चले तो ये सिद्ध करने में कामयाब हो गए कि क्या है, दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट है, दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय है। ठीक है, दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय है। जब हम H को प्रसमान उपसमूह मानकर चले तो इसकी मदद से हम सिद्ध करने में कामयाब हुए। अब हम सिद्ध करेंगे कि दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय हो, ऐसी कंडीशन में H क्या है? प्रसामान्य उपसमूह है। इसी का उल्टा आप सिद्ध करेंगे, है ना। आवश्यक प्रतिबंध ये हो गया। आप क्या लेकर चलेंगे? पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध। तो देखो पर्याप्त प्रतिबंध में, तो पर्याप्त प्रतिबंध में क्या है कि अभी हम लेकर चले कि H को प्रसामान उपसमूह मानकर चले तो दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय होता है, ये मान सिद्ध किए। अब हम दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय है ये मानकर चलेंगे तो सिद्ध क्या करेंगे कि H एक प्रसामान्य उपसमूह है। तो पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन इसी को बोलते हैं। माना दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणन, दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय है, एक दक्षिण सहसमुच्चय है। माना दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय है, तब हमें माना G में H के दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें माना G में H के दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय है, तब हमें सिद्ध करना है कि H एक प्रसामान्य उपसमूह है, H एक प्रसामान्य उपसमूह है। तब सिद्ध करना है कि H एक प्रसामान्य उपसमूह है, H एक प्रसामान्य उपसमूह है। H एक प्रसामान्य उपसमूह है। माना X समूह G का कोई अवयव है, माना X समूह G का कोई अवयव है, तब X इनवर्स भी G का अवयव होगा, G का अवयव होगा। तो HX इनवर्स HX इनवर्स दो दक्षिण सहसमुच्चय होंगे, दो दक्षिण सहसमुच्चय होंगे। यदि X G का अवयव है तो X इनवर्स भी G का अवयव होगा। क्यों? G समूह है तो प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और HX और HX इनवर्स भी दो दक्षिण सहसमुच्चय होंगे ऐसी कंडीशन में। तो HX और HX इनवर्स दो दक्षिण सहसमुच्चय होंगे। ठीक है। तो हम मानकर चले हैं कि दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय है, ये मानकर चले हैं। जबकि
हमारी परिकल्पना से, हमारी परिकल्पना से दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल, दो दक्षिण सहसमुच्चयों का गुणनफल एक दक्षिण सह समुच्चय है। इसलिए एच एक्स इनवर्स जी में एच का एक दक्षिण सह समुच्चय है, दक्षिण सह समुच्चय है। तो अब तो ई बिलोंग इन एच, एच उप समूह है ना, तो उसमें तत्समक अवयव होगा कि नहीं होगा, ई बिलोंग इन एच। तो ई को हम क्या लिख दें, ई को लिख सकते हैं ई एक्स इनवर्स, ई एक्स इनवर्स, एक्स इनवर्स मिलकर फिर से ई हो जाएगा। ई का चाहे 50 बार गुना करो, एक का गुना 100 बार करो तब भी एक ही रहेगा कि नहीं। एक्स इनवर्स मिलकर ये हो जाएगा, तो ये 3 बार हो जाएंगे, तो 3 का गुना करो 3 ये आएगा कि नहीं आएगा। जैसे 1 गुणे 1 तत्समक अवयव का गुणा तो एक ही ना आएगा। किसका मतलब पैसा लिख दिया तो क्या हुआ, ई एस एच एस का एलिमेंट है, ई एस इनवर्स एच एक्स इनवर्स का एलिमेंट है, तो ये अवयव किसका हो गया, इसका। ठीक है, तो ये एलिमेंट किसका एलिमेंट हो गया, एच एक्स इनवर्स का। इसका मतलब ई किसका एलिमेंट हो गया, ई एलिमेंट हो गया एच एक्स और एच एक्स इनवर्स का। तो देखते हैं, देखो ई बिलोंग इन एच और ई बिलोंग इन एच एक्स इनवर्स, तो एच को हम एच ई भी लिख सकते हैं, तो एच भी राइट कोसेट है और ये भी एक राइट कोसेट है, तो ई दोनों में है, तो इसका मतलब ये दोनों राइट कोसेट क्या होंगे, विसंगी के सर्वसम। ये बोल रहे सर्वसम, हाँ क्या होंगे, सर्वसम। एक अवयव मिल रहा तो सब अवयव मिलेंगे, क्योंकि मिल बांट के तो उसमें रहते नहीं है, मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे, ना मिलेंगे तो एक भी नहीं मिलेगा। तो क्योंकि दो दक्षिण सहसमुच्चय या तो विसंगी होते हैं या कि सर्वसम, तो ई अवयव एच में भी है और ई अवयव एच एक्स इनवर्स में भी है। इसका मतलब एच के सब एलिमेंट इसमें होंगे, इसके सब एलिमेंट इसमें होंगे, क्योंकि दो राइट कोसेट या तो क्या होते हैं, सर्वसम होते हैं या कि विसंगी। तो एक अवयव कॉमन मिल रहा है तो सब अवयव होंगे, इसके पूरे एलिमेंट इसमें होंगे, इसके पूरे एलिमेंट इसमें होंगे, तो ये दोनों राइट कोसेट क्या होंगे, सर्वसम होंगे, अर्थात ये इसके बराबर हो गया। ठीक है ना, तो यहां लिखना पड़ेगा। तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, यहां ई बिलोंग इन एच ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि राइट कोसेट एच ई तत्समक अवयव का, देखो एच का गुणा एक के साथ कर दो तो एच ही रहता है कि नहीं। यहाँ एच के अवयव एक मानसिक है, एक का गुणा भी कर दोगे तो वही अवयव रहेगा, इसीलिए एच को हम एच ई भी लिख सकते हैं। एच ई लिख देंगे तो लगेगा कि ये राइट कोसेट है कि नहीं, ये भी राइट कोसेट है। तो दो राइट कोसेट ऐसे मिल गए कि एक अवयव उभयनिष्ठ मिल गया, इसका मतलब दोनों राइट कोसेट क्या होंगे, सर्वसम होंगे। दोनों राइट कोसेट क्या होंगे, सर्वसम। किंतु हम जानते हैं कि दो दक्षिण सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या विसंगी। दो राइट कोसेट या तो सर्वसम होते हैं या कि विसंगी। तो यहां ई बिलोंग इन एच ई, एच और ई बिलोंग इन एच एक्स इनवर्स होने की वजह से एच व एच एक्स इनवर्स सर्वसम होंगे, अर्थात
दोनों बराबर, अर्थात क्या लिख देंगे, H बराबर एच एक्स इनवर्स। ये इक्वेशन ए डाल लो, वक्त आने पर इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, या जहां लिख दिए थे और लिख देना, ई बिलोंग इन एच, ई बिलोंग इन एच एक्स होने की वजह से एक नीचे लाइन थोड़ा सा लिख देना, ई बिलोंग इन एच इंटरसेक्शन एच एक्स इनवर्स, उभयनिष्ठ अवयव हो गया, दोनों में शामिल है ई होने की वजह से एच व एच एक्स इनवर्स सरसम होंगे और सरसम होंगे, इसलिए एच बराबर एच एक्स का इनवर्स। तो माना H1 एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स। देखो यहाँ पे, यहाँ एच कैपिटल एच एक्स स्मॉल कैपिटल एच एक्स इनवर्स, तो इसका अवयव ये H1 एक्स एच एक्स इनवर्स, शेर का बच्चा शेर, ठीक है, जैसा राइट कोसेट है वैसे अवयव लिए हैं, है ना। एच एक्स तो इसका एलिमेंट H1 एक्स, एच एक्स इनवर्स तो इसका एलिमेंट एच एक्स इनवर्स, ठीक है, तो ये इसका अवयव है, तो ये इसके बराबर है, तो जब ये अवयव इसका है तो ये अवयव इसका भी ना हो जाएगा कि नहीं होगा, तो इम्प्लाइड लिखोगे H1 एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, समीकरण ए से, समीकरण ए से, ठीक है। अब ये H1 का इनवर्स हटाना चाहते हैं हम, H1 को हटाना चाहते हैं, क्योंकि x से एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल प्रसामान्य उप समूह हो जाएगा। देखो अब परिभाषा आपको बताए ना है कि G का एक उप समूह H, G का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है, प्रसामान्य उप समूह कहलाता है। यदि फॉर ऑल S बिलोंग इन G, H बिलोंग इन H के लिए क्या दिखा दें, x से एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन H। तो देखो x से एच एक्स इनवर्स तो आ गया, यदि H1 किसी तरह से हट जाए तो H क्या हो जाएगा, H प्रसामान्य उप समूह हो जाएगा। तो हम इसको हटाना चाहते हैं H1 को, तो H1 को हटाने के लिए क्या करें, H1 के पहले H1 के इनवर्स का गुणा कर दें, तो H1 का इनवर्स H1 मिलकर ई हो जाएगा, आई का गुणा करने से कोई फर्क पड़ता नहीं। तो जब हम H1 के इनवर्स का लेफ्ट साइड में गुणा करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, नहीं अन्याय होगा, ठीक है। तो H1 के इनवर्स का दोनों साइड में गुणा करते हैं, ठीक है, तो करते हैं H1 का इनवर्स H1 एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स एच एक्स इनवर्स ऐसे, तो यहाँ भी क्या होगा, H1 का इनवर्स एच। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, H1 का इनवर्स H1 को एक साथ लिख दो, तो H1 का इनवर्स H1 एक साथ लिख दिए, एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर H1 का इनवर्स एच, H1 का इनवर्स एच क्या होगा, ई, तो ई एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर H1 का इनवर्स एच, तो ई का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन ना, बिलोंग इन करना है। अब देखो H1 बिलोंग इन एच, तो H1 इनवर्स बिलोंग इन एच, तो H1 इनवर्स एच बराबर एच। एक थ्योरम पढ़े हो, एच बिलोंग इन एच, तो क्या पढ़े हो, एच बराबर एच एच, ये थ्योरम पढ़े हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब H1 एच का एलिमेंट है तो H इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा, तो H इनवर्स एच बराबर एच हो जाएगा इस थ्योरम से, इस वाली थ्योरम से, है ना। तो ये बिलोंग इन क्या होगा, एच केवल हो जाएगा केवल, ठीक है। तो बात हो गया, एक्स से एच, यही तो परिभाषा है उसकी प्रसामान्य उपसमूह की, बताए न थे।
कि यदि फॉर ऑल एच बिलोंग इन जी, एच बिलोंग इन एच, तो एक्स से एच, एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, तो एच क्या होता है? प्रसामान्य उप समूह कहलाता है जी का। ठीक है, जिसका अर्थ है कि एच जी का प्रसामान्य उप समूह है। प्रसामान्य उप समूह की परिभाषा से यहाँ बगल में रीजन लिखना पड़ेगा। H1 बिलोंग इन H, तो H1 का इनवर्स बिलोंग इन H, तो H1 का इनवर्स H बराबर H, क्योंकि H बिलोंग इन H होने पर H बराबर H होता है, H होता है। तो ये लिखना पड़ेगा रीजन, है ना। अब ये एच जी का प्रसामान्य उप समूह है, यहाँ लिखना पड़ेगा इसका रीजन प्रसामान्य उप समूह की परिभाषा से। उप समूह की परिभाषा से। लिख लिए। इस प्रकार प्रतिबंध पर्याप्त भी है। इस प्रकार प्रतिबंध पर्याप्त भी है। इस प्रकार प्रतिबंध पर्याप्त भी, ठीक है ना। अब अगली थ्योरम देखो, किसी समूह के दो प्रसामान्य उपसमूह का सर्वनिष्ठ एक प्रसामान्य उपसमूह होता है। बिठा दें सब। किसी समूह के दो प्रसामान्य उपसमूह का सर्वनिष्ठ भी प्रसामान्य उपसमूह होता है। लिखो, सिद्ध कीजिए कि दो प्रसामान्य उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी एक प्रसामान्य उपसमूह होता है। उपसमूह होता है। सिद्ध कीजिए कि दो प्रसामान्य उपसमूह का सर्वनिष्ठ उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी एक प्रसामान्य उपसमूह होता है। ठीक है, तो मान कर चलेंगे कि एच और के दो प्रसामान्य उपसमूह हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा? प्रसामान्य उपसमूह होगा। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? देखो, जब हम जी, इसको हाईलाइट में बताया, जी के दो प्रसामान्य उपसमूह एच और के हैं, तो जब एच के प्रसामान्य उपसमूह है तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी आई एच बिलोंग इन एच, तो क्या होगा? एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच। यहाँ भी क्या होगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी और क्या एच बिलोंग इन के, तो एक्स इनवर्स बिलोंग इन के, तो क्या होगा? एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच इंटरसेक्शन के, तो एच इंटरसेक्शन के भी क्या होगा? जी का प्रसामान्य उपसमूह हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिखाते हैं। तो जब यहाँ पहले ये दिखाना पड़ेगा कि यदि एच और के प्रसामान्य उपसमूह है तो क्या होंगे? उपसमूह होंगे। और जब उपसमूह होंगे तो समूह में परिभाषित संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक ग्रुप बनाते होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एच और के क्या ढूंढ रहे हो? बुक ले जाऊंगा ना मैथ की हम बुक डाल आए हैं, उसी में डली है, उनको जाकर ध्यान दिलवा देना थोड़ा सा।
ठीक है। तो एच और के क्या बोले कि जी के दो प्रसामान उपसमूह हैं, तो उपसमूह अवश्य होंगे। जब उपसमूह होंगे तो ग्रुप की संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक ग्रुप होगा। तो इसमें तत्समक अवयव का अस्तित्व इसमें भी होगा और तत्समक अवयव का अस्तित्व इसमें भी होगा। इसका मतलब ई बिलोंग इन एच और ई बिलोंग इन के। तो जब दोनों में है ई तो इसका मतलब ई बिलोंग इन एच इंटरसेक्शन के। तो इसका मतलब यह हुआ कि एच इंटरसेक्शन के में ऐसा नहीं है कि रिक्त समुच्चय है, इसमें कुछ अवयव हैं। ऐसा नहीं है कि फाई के बराबर है, एच इंटरसेक्शन के को फाई के बराबर है ऐसा नहीं है, नॉट इक्वल टू फाई। ठीक है, इसमें कुछ अवयव हैं। ठीक है, तो अब यदि हम एच बिलोंग इन को एक्स बिलोंग इन क्या ले लें, एक्स बिलोंग इन क्या ले लें, एच इंटरसेक्शन के, एच बिलोंग इन लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एच बिलोंग इन एच इंटरसेक्शन के। तो फॉर ऑल, तो जब एच बिलोंग इन एच इंटरसेक्शन के तो क्या होगा, एच बिलोंग इन एच भी होगा और एच बिलोंग इन के भी होगा। जो दोनों में होता है वही तो इंटरसेक्शन में होता है। ठीक है, और किंतु एच और के बारे में आपको पता है कि प्रसामान्य उपसमूह है, इसलिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी के लिए क्या होगा, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच भी होगा और एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन के भी होगा। ठीक है, इसका मतलब जब दोनों में होगा तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच इंटरसेक्शन के होगा। इसका मतलब एच बिलोंग इन एच इंटरसेक्शन के और फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी के लिए हमको मिलता है एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच इंटरसेक्शन के, जिसका अर्थ है एच इंटरसेक्शन के भी क्या है, जी का प्रसामान्य उपसमूह है। ठीक है, किसी भी समुच्चय को प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध करना हो, प्रसामान्य उपसमूह, तो उसका एलिमेंट ले लो एच बिलोंग इन एच, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी के लिए आप क्या दिखा दो, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच। यदि के को प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध करना है तो क्या लेकर चलेंगे, ठीक है, के को प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध करना होता तो क्या लेकर चलते कि स्मॉल के बिलोंग इन कैपिटल के और फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी के लिए क्या दिखा देते, एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग इन के, तो के क्या होता, प्रसामान्य उपसमूह। ठीक है, तो जिसको अब मान लो एम को प्रसामान्य उपसिद्ध करना है तो क्या दिखाओगे, एम बिलोंग इन कैपिटल एम और फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी, तो क्या एक्स एम एक्स इनवर्स बिलोंग इन एम दिखा दोगे तो एम क्या हो जाएगा, प्रसामान्य उपसमूह हो जाएगा। ठीक है, तो हमको किसको सिद्ध करना है, प्रसामान्य उपसमूह, एच इंटरसेक्शन के को सिद्ध करना है, जबकि एच और के अलग अलग पता है कि प्रसामान्य उपसमूह है, लेकिन दोनों का सर्वनिष्ठ भी प्रसामान्य उपसमूह होगा, ये सिद्ध करना है। एच और के दोनों प्रसामान्य उपसमूह हैं तो दोनों का सर्वनिष्ठ भी प्रसामान्य उपसमूह होगा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखो, माना यह लिख सकते हो, दिया है, क्या दिया है, एच एवं के, एच एवं के समूह जी के दो प्रसामान्य उपसमूह है, उपसमूह है। माना दिया है एच एंड के समूह जी के दो प्रसामान्य उपसमूह हैं, तब हमें सिद्ध करना है एच इंटरसेक्शन के भी जी का प्रसामान्य उपसमूह है, एच इंटरसेक्शन के भी जी का प्रसामान्य उपसमूह है। ठीक है, तो चूंकि एच एवं के समूह जी के दो प्रसामान्य उपसमूह हैं, दो प्रसामान्य उप समूह हैं, चूंकि एच एवं के समूह जी के दो प्रसामान्य उपसमूह हैं, इसलिए एच एवं के जी के
उपसमूह होंगे, उपसमूह होंगे, तब H व K समूह G में परिभाषित, द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तब H व K समूह G में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक ग्रुप होगा, स्वयं एक समूह होगा, एक समूह स्वयं एक समूह होंगे। इसलिए E बिलोंग इन H और E बिलोंग इन K, तो E बिलोंग इन H इंटरसेक्शन K, तो H इंटरसेक्शन K इज नॉट इक्वल टू फाई, अर्थात H इंटरसेक्शन K एक अरिक्त उपसमुच्चय है, एक अरिक्त उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। H इंटरसेक्शन के एक अरिक्त उपसमुच्चय है। अब अरिक्त उपसमुच्चय तो इसमें कुछ अवयव होंगे कि नहीं? रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता, अरिक्त है तो उसमें अवयव होवे होप करेंगे। तो मान लेते हैं कि H इंटरसेक्शन में कोई अवयव क्या है? हाँ, तो कोई अवयव होगा, तो कौन अवयव है? मान लेते हैं H अवयव है इसमें, ठीक है। तो माना स्मॉल h बिलोंग इन H इंटरसेक्शन K, स्मॉल h बिलोंग इन H इंटरसेक्शन K। तो जब इंटरसेक्शन का अवयव है तो दोनों में रहा होगा तभी इंटरसेक्शन में आएगा कि नहीं? तो एम्प्लाइज क्या लिख दोगे? स्मॉल h बिलोंग इन H एंड स्मॉल h बिलोंग इन K, किंतु H व K G के प्रसामान्य उपसमूह हैं। इसलिए फॉर ऑल x बिलोंग इन G के लिए x और H x इनवर्स बिलोंग इन H और x H x इनवर्स बिलोंग इन K, तो क्या हो जाएगा? x H x इनवर्स बिलोंग इन H इंटरसेक्शन K। इस प्रकार H बिलोंग इन H इंटरसेक्शन K और फॉर ऑल S बिलोंग इन G के लिए हम पाते हैं कि x H x इनवर्स बिलोंग इन H इंटरसेक्शन K, जिसका अर्थ है कि H इंटरसेक्शन K भी G का प्रसामान्य उपसमूह है, जिसका अर्थ है कि H इंटरसेक्शन K भी G का प्रसामान्य उपसमूह है, जिसका अर्थ है कि H इंटरसेक्शन K भी G का प्रसामान्य उपसमूह है, प्रसामान्य उपसमूह है, जिसका अर्थ है कि H इंटरसेक्शन K भी G का प्रसामान्य उपसमूह है। प्रसामान्य उपसमूह है।
लिख लिए। अब आता है विभाग समूह। क्या आता है? कोशिएंट ग्रुप। विभाग समूह क्या है? देखो, विभाग समूह कोशिएंट ग्रुप, कोशिएंट ग्रुप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको समझने के लिए, जैसे G इज इक्वल टू क्या है समझ लो, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। IH क्या है? एक नॉर्मल सब ग्रुप है। 1 - 1 अभी बता ही चुके हैं। 1 क्या है? AH क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। N भी मान सकते हैं इसी को। N G का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो G में N के जितने राइट कोसेट बनते हैं, कौन कौन बनेंगे? एक N1 बनेगा, एक N -1 बनेगा, एक N आयोटा बनेगा और एक N माइनस आयोटा। तो ये तो इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। टोटल विसंगी राइट कोसेट कौन कौन है? N1 और N आयोटा। तो G/N से डिनोट करते हैं, जिसके अवयव हैं N1 और N आयोटा। तो ये डिसजॉइंट राइट कोसेट हैं। ये दोनों क्या हैं? डिसजॉइंट राइट कोसेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ ये वाला जो जितने डिफरेंट राइट कोसेट होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है वह एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ यानी कहने का मतलब सहसमुच्चयों के गुणन के सापेक्ष। अभी देख चुके हैं कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है कि नहीं? दो दक्षिण सहसमुच्चय का गुणनफल एक दक्षिण सहसमुच्चय होता है, ठीक है। तो जी में N के जितने दक्षिण सहसमुच्चय बन सकते हैं उनका एक सेट बना लें, तो उस सेट को, वह सेट भी दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट है। दो सहसमुच्चयों के गुणनफल के सापेक्ष, दो सहसमुच्चयों के गुणनफल के सापेक्ष एक ग्रुप बनाता है। इस ग्रुप को कहते हैं विभाग समूह। तो लिखेंगे कैसे? G एक समूह है, N G का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो G में N के सभी दक्षिण सहसमुच्चयों का कलेक्शन, दक्षिण सहसमुच्चयों का कलेक्शन, ठीक है। दो दक्षिण सहसमुच्चयों के गुणनफल के सापेक्ष, दो दक्षिण सहसमुच्चयों के गुणनफल के सापेक्ष एक समूह बनाता है। दो दक्षिण सहसमुच्चयों के गुणनफल के सापेक्ष एक समूह बनाता है, जिसे विभाग समूह कहते हैं। क्या बोलेंगे? G एक समूह है, N G का क्या है? एक प्रसामान्य उपसमूह है, प्रसामान्य उपसमूह है। तो G में N के सभी दक्षिण सहसमुच्चयों का कलेक्शन, संग्रह, दक्षिण सहसमुच्चयों का संग्रह सहसमुच्चयों के गुणन के सापेक्ष, सहसमुच्चयों के गुणन के सापेक्ष एक समूह बनाता है, जिसे विभाग समूह कहते हैं, जिसे विभाग समूह कहते हैं। तो ये वाला समुच्चय भी क्या होता है? सहसमुच्चयों के गुणन संक्रिया के सापेक्ष, सहसमुच्चयों के गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक समूह बनाता है। इस समूह को हम क्या बोलते हैं? विभाग समूह या खंड समूह। विभाग समूह या खंड समूह, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? G एक समूह है, G एक समूह है, N G का नॉर्मल प्रसामान्य उपसमूह है। तो G में N के सभी दक्षिण सहसमुच्चयों का संग्रह, ठीक है, सहसमुच्चयों के गुणन के सापेक्ष एक समूह बनाता है, जिसे विभाग समूह कहते हैं, जिसे विभाग समूह कहते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं विभाग समूह की परिभाषा। विभाग समूह कोशिएंट ग्रुप माना G डॉट एक गुणात्मक समूह है। इसकी संक्रिया गुणन है ना, गुणात्मक समूह है तथा N G का
प्रसामान्य, प्रसामान्य उपसमूह है, प्रसामान्य उपसमूह है। तो जी में यन के, तब जी में यन के सभी सहसमुच्चयों का, सहसमुच्चयों का संग्रह सहसमुच्चयों के गुणन के सापेक्ष, सह समुच्चयों के गुणन के सापेक्ष, गुणन के सापेक्ष एक समूह बनाता है, एक समूह बनाता है जिसे विभाग समूह कहते हैं, विभाग समूह कहते हैं। इसे G/N से डिनोट करते हैं, अर्थात G/N is equal to N such that A belong in G। G/N ये अवयव किस टाइप के होंगे? राइट कोसेट के टाइप होंगे, यानी AN, BN, CN, E, जहां A बिलोंग इन G। विभाग समूह या खंड समूह कहते हैं। विभाग, नोट में लिखे देते हैं, विभाग समूह को खंड समूह भी कहते हैं। नोट, विभाग समूह को खंड समूह भी कहते हैं। विभाग समूह को खंड समूह भी कहते हैं। ठीक है ना? अब लिखो एक थ्योरम विभाग समूह पर। सिद्ध कीजिए किसी समूह के प्रसामान्य किसी समूह के प्रसामान्य उपसमूह से बने दक्षिण सहसमुच्चयों का संग्रह सहसमुच्चयों के गुणन के सापेक्ष सहसमुच्चयों के गुणन के सापेक्ष एक समूह है, एक समूह है।
सिद्ध कीजिए किसी समूह के प्रसमान उपसमूह से बने दक्षिण सहसमुच्चयों का संग्रह सहसमुच्चयों के गुणन के सापेक्ष एक समूह है, जिसे हम प्रसमान जिसे विभाग समूह कहते हैं। तब इसको डिटेल दिखाएंगे। एक समूह है तो लिखो इसका प्रूफ, प्रमाण या उपपत्ति भी इसी को बोलते हैं, उपपत्ति, है ना। तो लिखते हैं क्या, देखो, माना जी डॉट एक गुणात्मक समूह है तथा यन जी का प्रसामान्य उपसमूह है। तब जी में यन के दक्षिण सहसमुच्चयों का संग्रह जी अपान एन इज इक्वल टू एन ए सच दैट ए बिलोंग इन जी। जी में एन के दक्षिण सहसमुच्चयों का संग्रह जी अपान एन इज इक्वल टू एन ए सच दैट ए बिलोंग इन जी है। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है सहसमुच्चयों के गुणन द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष सहसमुच्चयों के गुणन द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष एक समूह है। तो हमें सिद्ध करना है कि सहसमुच्चय के गुणन द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष जी अपान एन एक समूह है। तो जी अपान एन को समूह सिद्ध करने के लिए जी अपान एन को समूह सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा सहसमुच्चयों का गुणन द्विआधारी संक्रिया निम्नलिखित अभिग्रहितों को संतुष्ट करे। तो पहला क्या है, जीवन संवरक नियम। तो एन ए माना एन ए और एन बी बिलोंग इन जी अपान एन, तब एन ए गुणे एन बी इज इक्वल टू एन ए बी। ए बिलोंग इन जी और बी बिलोंग इन जी, तो यहाँ पे ए इंटू बी बिलोंग इन जी, तो एन ए बी बिलोंग इन जी अपान एन। अतः सहसमुच्चयों का गुणन संक्रिया द्विआधारी संक्रिया जी अपान एन में संवरक नियम का पालन करती है। अतः सहसमुच्चयों का गुणन
द्विआधारी संक्रिया G/N में संबरक नियम का पालन करती है। अतः समुच्चयों का गुणन द्विआधारी संक्रिया G/N में संबरक नियम का पालन करती है। ठीक है, अब क्या दिखाएंगे? दूसरा साहचर नियम G2 साहचर नियम तो माना Na NB INC belong in G/N then we see that तब हम देखते हैं क्या देखते हैं? Na NB को एक कोष्टक में लिखते हैं, NC को बाहर। तो इसी को क्या लिख सकते हैं? दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट था, NAB लिख सकते हैं इंटू NC। इसी को क्या लिख सकते हैं? NAB पहले या फिर C बाद में। इसी को क्या लिख सकते हैं? ABC, क्योंकि G एक समूह है। और A, B और C बिलोंग इन G, इसलिए A इंटू BC बराबर AB इंटू C। ABC साहचर नियम का पालन करते होंगे क्योंकि G के अवयव है, G समूह है, इसलिए दो AB में ब्रैकेट लगा था तो BC में ब्रैकेट लगा दिए। तो इसी को क्या लिख सकते हो? NA अलग लिख दो, NBC अलग लिख दो। तो NA लिखो और ब्रैकेट के अंदर लिखो NBNC। तो अभी ब्रैकेट के अंदर NA NB था तो कौन हो गया? NB और NC हो गया। इस प्रकार सहसमुच्चयों का गुणन द्विआधारी संक्रिया G/N में साहचर नियम का भी पालन करती है। इस प्रकार सहसमुच्चयों का गुणन द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार सहसमुच्चयों का गुणन द्विआधारी संक्रिया G/N में साहचर नियम का भी पालन करती है। अब क्या लिखेंगे? G3 तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व G3 तत्समक अवयव का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक है। तो फार ऑल, यहाँ ये फार ऑल का चिन्ह है। फार ऑल NA बिलोंग इन G/N दे आर एग्जिस्ट NA नहीं तत्समक अवयव ना, तो स्पष्टतः G/N में तत्समक अवयव N या NE है। N कहो चाहे NE कहो, N या NE है, क्योंकि फॉर ऑल NA बिलोंग इन G/N के लिए NA में NE का गुणा कर दोगे तो क्या आएगा? NAE, तो NA ही आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? NE इंटू NA।
तो यानी ई का गुणा करने से यानी में कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे यानी ई का गुणा राइट साइड में करें चाहे लेफ्ट साइड में करें, ठीक है। इसलिए यानी ई क्या हुआ, तत्समक अवयव है। इसी को यानी ई को यानी भी कहा जा सकता है। इस प्रकार जी अपान एन में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। इस प्रकार जी अपान एन में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अब क्या आता है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। G4 प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो क्या लिखोगे, फॉर ऑल यानी ए बिलोंग इन जी अपॉन एन देयर एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स बिलोंग इन जी अपॉन एन, तो यन ए इंटू यन ए इनवर्स करोगे तो क्या आएगा, यन ए और ए इनवर्स, तो क्या आएगा, यन ई बराबर यन। तत्समक अवयव आ रहा है, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो आप, यन ए का इनवर्स है यन ए, तो यन ए का इनवर्स का राइट साइड में गुणा करो चाहे लेफ्ट साइड में गुणा करो तो यन ए ही आता है, ठीक है। अतः जी अपॉन एन में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। इसलिए जी अपॉन एन सहसमुच्चयों के गुणन के सापेक्ष एक समूह है। अतः इसलिए जी अपॉन एन सहसमुच्चयों के गुणन के सापेक्ष एक समूह है, जिसे हम विभाग समूह या खंड समूह कहते हैं, जिसे हम विभाग समूह, कोशिएंट ग्रुप, विभाग समूह का अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, कोशिएंट ग्रुप या खंड समूह फैक्टर ग्रुप कहते हैं, फैक्टर ग्रुप कहते हैं। लिख ले। देखो इस पर उदाहरण लिख देते हैं, विभाग समूह का उदाहरण। विभाग समूह का उदाहरण लिखिए। उदाहरण
माना जी इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, एक गुणात्मक समूह है। तथा एच n इज इक्वल टू 1 - 1 जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है। तो जी में n के सभी विसंघी दक्षिण सहसमुच्चय n a n माइनस 1 n आयोटा n माइनस आयोटा, अर्थात n1 एवं n आयोटा है। तो सभी विसंघी सहसमुच्चयों का कलेक्शन, सभी विसंघी सह समुच्चयों का संग्रह n1 n आयोटा, n1 n आयोटा एक विभाग समूह है। इसे G/n से डिनोट करते हैं, अर्थात G/n इज इक्वल टू क्या एलिमेंट हो गए, n1 और n आयोटा। तो इस प्रकार G/n सहसमुच्चयों के गुणन के सापेक्ष इस प्रकार G/n सहसमुच्चय के गुणन के सापेक्ष निम्नलिखित अवग्रहितों को संतुष्ट करता है। अभिग्रहितों को निम्नलिखित अवग्रहितों को संतुष्ट करता है। कौन कौन? जीवन संवरक नियम, क्या बोलते हैं इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखो n1 बिलोंग इन G/n, n आयोटा बिलोंग इन G/n, तो दोनों का गुणा करते हैं। तो n1 और n आयोटा तो क्या होगा, n1 इंटू आयोटा, तो n आयोटा तो बिलोंग इन G/n। अतः सहसमुच्चयों का गुणन G/n में संवरक नियम को पालन करती है। अतः द्विआधारी संक्रिया सहसमुच्चयों का गुणन, सहसमुच्चयों का गुणन G/n में संवरक नियम का
संवरक नियम का पालन करती है। दूसरा क्या है? G2 साहचर नियम। साहचर नियम तो क्या लिखेंगे? N1 N आयोटा बिलोंगिंग G अपान N, क्योंकि दो ही अवयव इसमें है ना, तो साहचर के लिए 3 अवयव की जरूरत पड़ेगी, तो एक अवयव को रिपीट कर लेते हैं। तो क्या होगा? N1 N आयोटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? N1 इंटू आयोटा। N1 ऐसे। अतः सहसमुच्चयों का गुणन G अपान N में साहचर नियम का भी पालन करती है। साहचर नियम का भी पालन करती है। अब क्या लिखेंगे? तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक G3 तत्समक अवयव का अस्तित्व एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। स्पष्टतः G अपान N में N1 तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव है क्योंकि फॉर ऑल N आयोटा बिलोंग इन G अपान N, तो N आयोटा में N1 का गुणा कर दिए तो क्या आ गया? आयोटा इंटू 1, तो N आयोटा आया। तो N1 का गुणा करने से N आयोटा में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N1 N आयोटा। अतः G3 भी संतुष्ट है। G3 भी संतुष्ट हुआ, संतुष्ट है। अब क्या लिखेंगे? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। G4 प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो फॉर ऑल G अपान N में हम देखते हैं N आयोटा में N आयोटा का गुणा करोगे तो क्या आएगा? N आयोटा आयोटा, N आयोटा का स्क्वायर, तो N आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और N -1 बराबर N होता है। तो देखो N आयोटा में N आयोटा का गुणा करने से तत्समक अवयव आ गया, तो N आयोटा का प्रतिलोम N आयोटा होगा। ठीक है,
जो कि तत्समक अवयव है, जो कि तत्समक, जो कि तत्समक अवयव है। इसलिए n आयोटा का प्रतिलोम n आयोटा है। अब देखो n1 में n1 का गुणा करोगे तो n 1 × 1 आएगा, है ना, तो n1 आएगा जो कि तत्समक अवयव है, जो कि तत्समक अवयव है। अतः n1 का प्रतिलोम n1 है। तो दो अवयव थे, दोनों का प्रतिलोम मिल गए ना। अतः G/n में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अतः G/n में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अतः G/n एक समूह है। G/n एक समूह है जिसे विभाग समूह कहते हैं। विभाग समूह कहते हैं। विभाग समूह कहते हैं। लिख लिए।